ये जो पुस्तक है असुर आदिवासी, यह ख़ास तौर पे उस आदिवासी जनजाति पर केंद्रित है जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस आदिवासी जनजाति का नाम असुर जनजाति है। असुर जनजाति के लोग अपने को महाभारत कालीन और पौराणिक असुर जाति से जोड़ते हैं और अपने को उनका वंशज मानते हैं। यही कारण है कि इधर जो पढ़े लिखे असुर जनजाति के लोग हैं उन्हें यह आभास हुआ कि भारत में जो 30 त्यौहार हैं हिंदुओं के, वो प्रायः असुर जनजातियों के जो पुरोधा थे, पूर्वज थे, जो प्राचीन राजा थे, वो उनके वध के उपरांत हुआ। जैसे दुर्गा पूजा का उत्सव, इस उत्सव में मूल रूप से जो दुर्गा देवी की पूजा होती है उसमें महिषासुर नामक असुर के वध के उपरांत ये दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। इस जनजाति के लोगों की आपत्ति केवल इसी बात पर है कि आप दुर्गा पूजा करिए, देवी की पूजा करिए, आराधना करिए, इससे हमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि प्रत्येक वर्ष हमारे प्राचीन राजा को, महिषासुर को पैरों के नीचे कुचलते हुए, उसको भाले से मारते हुए जो विभत्स रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो हिंसक रूप जो देवी का दिखाया जाता है, उससे उनकी भावना को ठेस पहुंचती है। और ये ऐसा लगता है कि ये उस जाति के, उस जनजाति के जो वंशज हैं आज भी, ये संभव है कि उनके पूर्वजों का वध किया गया राज्य के विस्तार में, आर्यों द्वारा उनका दमन किया गया। हार जीत होती रहती है राजनीति में, लेकिन उसको बार बार दोहराया जाना एक तरह से उनके वंशजों के लिए अपमानजनक होता है। आप अपनी आस्था से संबंधित पूजा पाठ करिए, किंतु यदि किसी समाज को नीचा दिखाया जाए किसी प्रदर्शन द्वारा, हिंसक स्वरूप द्वारा, तो यह उसके लिए कष्टकारी हो सकता है। लगभग प्रत्येक त्यौहार जो कि भारत में सब महिषासुर, लवणासुर, भस्मासुर, मतलब जितने भी त्यौहार हैं कोई न कोई असुर के वध के बात हैं। असुर जनजाति का मानना है कि ये हमारे पूर्वज राजा थे तत्कालीन, और उनको विस्थापित करके, उनका साम्राज्य छीन के करके आर्यों ने अपनी व्यवस्था स्थापित की और अपने ग्रंथों में और अपनी गतिविधियों द्वारा उन्हें लगातार उनके वंशजों को अपमानित करने की कोशिश लगातार की। तो मूल बात ये है। और जो दूसरी बात ये है कि असुर जनजाति की स्थिति क्या है। असुर जनजाति की स्थिति उस समय से ही बिगड़ गई जिस समय से उनका पतन हुआ और उन्हें जंगलों में खदेड़ दिया गया। अंततः जंगलों में उनकी स्थिति ये हुई कि वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, कल्चर सबसे दूर हो गए और एक आपराधिक जीवन जीने लगे। जब चाहे तब उन पर हमला होने लगा। उन्होंने कई बार विद्रोह करके अपने को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई और सत्ता के विरुद्ध उनका ये संघर्ष आज भी जारी है, क्योंकि आज उनकी ज़मीन, जंगल, जहाँ पे वो मौलिक रूप से निवास करते थे, सदियों से निवास करते थे, आज उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, आज उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, आज कोई उनकी भूमिधरी नहीं है, ज़मीन पर, उनके जंगल पर उनका कोई नामकरण नहीं है, आज वोटर लिस्ट में नहीं है वो। तो सिस्टम भारत के आज़ाद होने के बावजूद भी आप समझ लीजिए कि भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन जनजाति अभी भी उस आज़ादी का अनुभव नहीं करती, क्योंकि वो सत्ता की उनको भागीदारी नहीं है। और तुष्टीकरण में अगर कुछ पद किसी एक को मिला तो उनके समाज पर उसका कोई असर नहीं है। समाज की दशा यत्र तत्र है। दूसरी बात, जो उनका जीवन जंगलों पर आधारित हो गया, शिक्षा दीक्षा से दूर हो गए, सत्ता सिस्टम से दूर हो गए,
तो उनका जीवन केवल जंगल के जो फल फूल हैं, पेड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो जानवर की खाल हैं, जानवर का दांत है और चीज़ें हैं जिनके आधार पर उनकी जीविका जो शहरों में आके उसको बेचते हैं, सड़कों पे आके बेच देते हैं, वो जो था। भारतीय कानून व्यवस्था में जो तमाम नए नए कानून बने उसके तरह की वजह से उन पर सब पे प्रतिबंध हो गया कि वो जड़ी बूटी बेचकर दवा नहीं कर सकते, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जो नियम कानून बने उसमें वो प्रतिबंधित हो गया कि वो जड़ी बूटी द्वारा इलाज उनका जो है गैरकानूनी हो गया। तो एक तरह से वो अपराधी हो गए। हिरण की सींग, खाल, अन्य चीज़ें बेचना गैरकानूनी हो गया। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत तमाम पशुओं का जो भालू बंदर का नाच दिखाना जो कुछ लोग करते थे वो सभी प्रतिबंधित हो गया। परिणाम ये हुआ कि वो जनजातियाँ जो भी काम करती थी वो कानून के हिसाब से प्रतिबंधित हो गया, तो एक तरह से वो अपराधी हो गए। तो एक तो जीवन उनका जिन चीज़ों पर डिपेंड था उससे हो गई। दूसरी बात कि जो जंगल ज़मीन उनके बस में थी, जिनके स्वतंत्र मालिक थे, जहाँ तक चाहें वहाँ खेती करें, जहाँ तक चाहें अपना काम करें, तो वो ज़मीन कंपनियाँ, बड़े बड़े पूंजीपति गवर्नमेंट से उसके पट्टे लेने लगे और पट्टे लेने के बाद उनका विस्थापन होने लगा। उस विस्थापन से वो इस बात के लिए मजबूर हो गए कि या तो संघर्ष करें, लड़ते हुए हथियार उठाएं, और या शहर में जाके भिक्षावृत्ति करें, भीख मांगें। आज आप भारत के प्रत्येक नगर के चौराहों पर आप देख सकते हैं कि भूखे नंगे गरीब कुचले हुए लोग जैसे दिखने वाले बच्चे अब भिक्षावृत्ति करते रहते हैं। इनमें से प्रायः लोग जनजातियों के हैं जो विस्थापित हुए हुए हैं और शहरों में आके भीख मांग रहे हैं, और पुलिस जब चाहे तो इनको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि अब इसमें से तमाम विमुक्त और घुमंतू जनजाति की श्रेणी में आ चुके हैं। तो वो घूम घूम के भिक्षावृत्ति करते हैं या अपने काम करते हैं। और विमुक्त घुमंतू जनजाति के अंतर आने का ये हुआ कि उनमें से बहुत से लोग जो ओबीसी में आ गए वो तो उन्हें नौकरी में आरक्षण है, जो एसटी में आ गए, एससी में आ गए, उनको भी आरक्षण है। लेकिन जो केवल विमुक्त और घुमंती जनजाति में रह गए तो उन्हें ना तो जनजाति का लाभ मिलता है और ना पिछड़े वर्ग का लाभ मिलता है। उन्हें केवल शिक्षा का अधिकार है, और जब उनकी शिक्षा की स्थिति नहीं है तो अधिकार क्या होगा। असुर जनजाति मूल रूप से लौह उत्पादक जनजाति है, जो लौह अयस्क की खोज इसने सबसे पहले की, और विश्व की जो जातियां लोहे को बनाने वाली हैं, उससे हथियार बनाने वाली हैं, उससे कामकाज के सामान बनाने वाली हैं, जो जातियां हैं, उनमें से एक प्रमुख जाति जो है असुर आदिवासी जनजाति है। इनका वो सारा काम बंद हो गया क्योंकि नए ज़माने में फैक्ट्रियां लग गई, मशीनें लग गई, कारीगर बदल गए, ये सारे बेरोजगार हो गए, और इनकी बेरोजगारी के कारण ये दर दर भटकने पर मजबूर है।